मार्च 2007 आबिद बेली शारजा कॉर्निश के अपार्टमेंट की विंडो के पास खड़े हुए समंदर में चलती डाउस को देख रहा था। हाथ में फोन था। कराची से मैनेजर की कॉल आई। आबिद भाई, सेल्स डाउन जा रही हैं। कस्टमर्स धीरे धीरे एक नए कंपेटिटर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, एक ऐसी कंपनी जो आबिद बेली के ही सप्लायर्स और सिस्टम यूज कर रही थी। आबिद बेली ने फोन रखा और अपनी बीवी सादिया की तरफ देखा, जो नए घर के बॉक्सेस अनपैक कर रही थी। वो घर जिसका रेंट आबिद बेली के पहले साइबर कैफे की पूरे साल की अर्निंग से भी ज्यादा था। बच्चों की स्कूल फीस एडवांस में पे हो चुकी थी। दुबई ऑफिस चल रहा था। पाकिस्तान ऑपरेशंस भी हैंडल हो रहे थे। सब कुछ बाहर से परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर जमीन टूटना शुरू हो चुकी थी। और आबिद बेली को अभी तक एहसास भी नहीं था कि उसने 3 ऐसी गलतियां कर दी हैं जो उसकी पूरी अंपायर को गिरा देंगी। पहली गलती, दुबई में सक्सेस बहुत तेजी से आई थी। गो मैगजीन फीचर के बाद बेली सिटी का नाम गल्फ में फैल चुका था और bellycity.com LLC दुबई का पहला .com लाइसेंस्ड बिजनेस बन चुका था। एक्सपेंशन चल रही थी और इसी दौरान आबिद बेली ने पाकिस्तान ऑपरेशंस एक मैनेजर के हवाले कर दिए। लेकिन बिजनेस सिर्फ ट्रस्ट पर नहीं चलता। कराची में वो मैनेजर धीरे धीरे सिस्टम को अंदर सिखा रहा था। सप्लायर लिस्ट्स लीक हो रही थी, कस्टमर्स शिफ्ट हो रहे थे और बेली सिटी का पाकिस्तान नेटवर्क धीरे धीरे टूट रहा था। आबिद बेली दुबई में अंपायर बिल्ड कर रहा था, लेकिन पीछे उसका फाउंडेशन टूट रहा था। दूसरी गलती, दुबई की लाइफ ग्लैमरस थी। शारजा कॉर्निश अपार्टमेंट, बच्चों के स्कूल्स, दुबई ऑफिस, सब कुछ मल्टीनेशनल कंपनी जैसा लग रहा था। लेकिन रियलिटी अलग थी। आबिद बेली स्टार्टअप की तरह ब्लीड कर रहा था और मल्टीनेशनल की तरह स्पेंड। और फिर आई तीसरी और सबसे बड़ी गलती। कैश क्रंच के दौरान आबिद बेली ने अपनी ही मेमन कम्युनिटी के एक बिजनेसमैन से इन्वेस्टमेंट ली। उसने सोचा अपने लोग हैं, लेकिन बिजनेस में कभी कभी अपने लोग ही सबसे महंगे साबित होते हैं। इन्वेस्टर ने पहले सपोर्ट किया, फिर ऑपरेशंस देखे और पार्टनरशिप डिमांड कर दी। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, बल्कि ओनरशिप। लेकिन आबिद बेली ने बेली सिटी इसलिए बिल्ड की थी ताकि वो किसी और के अंडर काम ना करे। उसने मना कर दिया और इन्वेस्टर ने फौरन फुल रीपेमेंट डिमांड कर दी। आबिद बेली ने जो कुछ था बेचकर इन्वेस्टमेंट का 70% अमाउंट वापस कर दिया। लेकिन इन्वेस्टर रुकने वाला नहीं था। उसे पैसे नहीं, कंट्रोल चाहिए था। फिर एक रात आबिद बेली को उस इन्वेस्टर का फोन आया। उस वक्त आबिद बेली शारजा कॉर्निश अपार्टमेंट में था। इन्वेस्टर की आवाज सीधी और ठंडी थी। मेरे पास तुम्हारा पासपोर्ट भी है और साइन चेक भी। कल सुबह चेक डिपॉजिट करूंगा। चेक बाउंस होगा, फिर मैं FIR फाइल करूंगा और पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी और तुम्हारी फैमिली सड़कों पर भीख मांगेगी। रूम में खामोशी फैल गई। आबिद बेली अपने तीनों बच्चों को फ्लोर पर खेलते हुए देख रहा था। उसके पास पासपोर्ट नहीं था, पैसे नहीं थे और सुबह तक वक्त भी नहीं था। उसने एक फैसला किया और ट्रैवल एजेंट को कॉल करके कहा, टुनाइट कराची। आबिद बेली ने पाकिस्तान गवर्नमेंट में अपने एक दोस्त को कॉल करके सिचुएशन बताई। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, सिर्फ ई-गेट कार्ड है। फिर सादिया को कहा, जो सामान आसानी से उठ सकता है पैक कर लो, हम कराची जा रहे हैं। सादिया ने पूछा, पासपोर्ट? तो आबिद बेली ने सिर्फ इतना कहा, मेरे पास ई-गेट कार्ड है, रिस्क लेना पड़ेगा। सिर्फ 2 घंटों में फैमिली एयरपोर्ट पहुंच गई। आबिद बेली सेल्फ सर्विस मशीन के पास गया और ई-गेट कार्ड स्कैन किया। स्क्रीन पर बोर्डिंग पास प्रिंट हुआ, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। फिर बोर्डिंग कॉल हुई, फैमिली गेट के पास गई, गेट क्रॉस किया और किसी ने पासपोर्ट नहीं मांगा। वो प्लेन में बैठ गए। प्लेन रनवे पर मूव कर रहा था और आबिद बेली के लिए वो 12 मिनट 12 साल जैसे थे। फिर प्लेन ने फाइनली टेक ऑफ किया और उस मोमेंट पर आबिद बेली ने पहली बार गहरी सांस ली। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ने आबिद बेली को 3 घंटे रोके रखा, लेकिन क्लीन रिकॉर्ड और एक फोन कॉल काम कर गई। आखिरकार आबिद बेली अपनी फैमिली के साथ कराची पहुंच गया। पीछे दुबई ऑपरेशंस बर्बाद हो चुके थे और सामने 4 करोड़ 80 लाख रुपए का कर्ज था। एक एम्पायर खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक चीज अभी भी जिंदा थी, दोबारा खड़े होने का यकीन। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे आबिद बेली ने माइनस में जाकर फिर से सर्वाइवल का नया सिस्टम बिल्ड किया।